तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूआरएल के बारे में। अगर आप आईटी सेक्टर्स में काम करना चाहते हो, तो यूआरएल एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर जगह काम में आएगी। अगर आप वेब डेवलपमेंट में जाते हो या फिर साइबर सिक्योरिटी में जाते हो या फिर किसी भी फील्ड में जाते हो आईटी सेक्टर की, तो यूआरएल एक बहुत ज़रूरी टर्म है और लोग इसके बारे में ही नहीं जानते हैं। लोग इसकी फुल फॉर्म के अलावा इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो आज हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे और भी काफ़ी चीज़ें हम देखेंगे। तो सब चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और मैं चलता हूँ अपने स्लाइड के ऊपर और देखते हैं हम व्हाट इज़ यूआरएल। तो आपको सबको पता होगा यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। लेकिन इसका मतलब क्या है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का? तो आइए इसका मतलब देखते हैं। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म, जो यूनिफॉर्म वर्ड है उसका मतलब होता है कांस्टेंट। वो चीज़ जो हमेशा कांस्टेंट रहे, सेम रहे। तो मैं यहाँ पर सेम लिख देता हूँ। तो यूनिफॉर्म मतलब होता है सेम। रिसोर्स, रिसोर्स क्या होता है? आप किसी भी इमेज को रिसोर्स बोल सकते हो या फिर किसी डॉक्यूमेंट, वीडियो या फाइल को भी रिसोर्स कहते हैं। तो जो भी चीज़ जो इंटरनेट पर अवेलेबल है वो रिसोर्स होता है। तो यहाँ पर मैं वीडियोस फॉर एन एग्जांपल लिख देता हूँ। और लोकेटर एट द एंड, तो लोकेटर वो चीज़ होती है जो रिसोर्स को लोकेट करने में हेल्प करती है, जो उसे लोकेटर कहते हैं। और जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हेल्प टू टू लोकेट, हेल्प टू लोकेट। एक चीज़ बात और देख लो वीडियो आगे बढ़ने से पहले, कि इंटरनेट पर अगर आपको कुछ भी करना है ना, आइदर डाउनलोडिंग समथिंग, और आपको कुछ अगर देखना है, तो उसके लिए आपको यूआरएल चाहिए। यूआरएल के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। और आई नो आप ये इतना तो जानते हो, लेकिन आई ऑल्सो नो दैट अब जो मैं कराने वाला हूँ ना, अब जो मैं बताने वाला हूँ वो चीज़ आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ यूआरएल की। आप यहाँ पर एक यूआरएल देख सकते हो, मैंने एक यूआरएल लिखा है। अब ये यूआरएल जो है आपको वेबसाइट पे दिखता होगा। ये पूरा फॉर्मेट है एक यूआरएल का। लेकिन आपको यहीं तक ही यूआरएल दिखाई देता होगा, बाकी सब कुछ गूगल हाइड कर देता है। तो ये जो 8 कंपोनेंट्स में आप यहाँ देख सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हम इन 8 के बारे में बात करेंगे कि ये क्या है, इनको समझेंगे, एक-एक को हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो कंपोनेंट है वो है एचटीटीपीएस। एस आई होप आप मैं मान सकता हूँ कि आपको इसकी फुल फॉर्म तो एटलीस्ट पता ही होगी, जो कि है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इसका मतलब क्या होता है? ये क्या है? तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एचटीटीपीएस। अब देखो, ये एक स्कीम या फिर प्रोटोकॉल है जो कि बताता है कि डाटा का जो इंटरचेंज होगा ना, वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जब डाटा इंटरचेंज होगा वो इसके लिए एचटीटीपीएस रिस्पॉन्सिबल होगा। इसी के साथ और प्रोटोकॉल भी है। मतलब बस ऐसा ही नहीं है कि एचटीटीपीएस ही दिखाई देगा आपको, आपको एचटीटीपी भी दिखाई देता होगा। एफटीपी भी होता है एक, जो कि यूज़ होता है फाइल्स को ट्रांसफ़र करने में। तो इसकी और या फिर एक और होता है एसएमटीपी, जो कि होता है मेल ट्रांसफ़र, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बोलते हैं जिसे। और एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये अलग-अलग प्रोटोकॉल्स हैं जो कि अलग-अलग काम होते हैं। लेकिन अ, आपको ज़्यादातर एचटीटीपीएस ही दिखाई देगा, जिसका मैं मतलब आपको बता चुका हूँ कि डाटा को इंटरचेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसकी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके और भी जो है एफटीपी या फिर एसएमटीपी, ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसके। तो ये आपको ये समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो अब हम बात करते हैं www.example.com की, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कि लिखा हुआ है, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखो, इसे बोलते हैं टीएलडी, टॉप लेवल डोमेन इसे कहा जाता है। इस पूरे को टॉप लेवल डोमेन कहा जाता है, जिसमें से ये जो .com है ना, ये है टॉप लेवल डोमेन। ये है टॉप लेवल डोमेन। मैं यहाँ पर टीएलडी लिख रहा हूँ। और फिर जो इसके बाद में जो एग्ज़ाम्पल है ना, इसे बोलते हैं सेकंड लेवल डोमेन। ये हमारा सेकंड लेवल डोमेन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक-एक चीज़ जो आपको ईज़िली समझ में आए। और जो ये जो www है ना, इसे हम बोलते हैं सब डोमेन, सब डोमेन। अब देखो, इसका मतलब समझो, ये जो टॉप लेवल डोमेन है ना, ये है फाइनल पार्ट ऑफ द डोमेन। ये अलग-अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे कि यहाँ पर टॉप ये डॉट इन भी आ सकता है या फिर डॉट ऑर्ग भी आ सकता है या फिर कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर दूसरी भी और डॉट ईडीयू भी आ सकता है, जो कि एजुकेशन के लिए होता है। तो ये टॉप लेवल डोमेन होते हैं ना, बस इतना समझ लो कि ये फाइनल पार्ट ऑफ द वेबसाइट एड्रेस होते हैं, जो कि एंड में यूज़ लिए जाते हैं। अब आपने ये तो समझ लिया कि इसे सेकंड लेवल डोमेन कहा जाता है, उसे सब डोमेन कहा जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक दूसरा डोमेन लिख दूँ, जैसे कि www.example, मैं यहाँ पर पूरी स्पेलिंग नहीं लिखता हूँ, .co.in, तो इसमें से सेकंड लेवल कौन-सा है, टॉप लेवल कौन-सा है, वो कैसे पता लगेगा? तो देखो, डॉट इन जो है ना, वो तो टॉप लेवल रहेगा, ठीक है? अब जो डॉट को है ना यहाँ पर,
इनके जस्ट पहले वाला, पहले तो यहाँ पर एग्ज़ाम्पल था सेकंड लेवल डोमेन, इस बार यहाँ पर ये हो जाएगा सेकंड लेवल डोमेन, और जो एग्ज़ाम्पल था ना, वो हो जाएगा हमारा थर्ड लेवल डोमेन। तो डोमेन कुछ इस तरीके से बढ़ते हैं, अगर जैसे-जैसे और आगे जाता जाएगा तो फोर्थ लेवल हो जाएगा, ऐसे ज़्यादा जाते नहीं है इतने, लेकिन यही रहता है। और जो www है वो तो हमारा सब डोमेन है ही। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो ये जो डोमेन रहते हैं ना, ये अलग-अलग टाइप्स के रहते हैं। इनको जो टीएलडी है ना, टॉप लेवल डोमेन, इनको अलग-अलग टाइप में कैटेगराइज़ किया गया है, जिसमें से एक टाइप होता है कंट्री कोड, जैसे कि हमारे इंडिया के लिए लगता है डॉट इन, कंट्री कोड डोमेन बोल टॉप लेवल डोमेन होता है। एक होता है जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन, जिस जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन जिसके एग्ज़ाम्पल है डॉट कॉम, डॉट नेट या फिर डॉट ओआरजी, जिस ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए होता है, जो कि, और या फिर डॉट टॉप, या फिर डॉट एक्सवाईज़ेड, या फिर डॉट ईडीयू जो कि एजुकेशनल के लिए होता है। तो ये कई टाइप्स के होते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा वीडियो। अब बात करते हैं इस 443 की। तो देखो इसे पोर्ट नंबर कहा जाता है। अब पोर्ट नंबर अलग-अलग सर्विसेज़ के अलग-अलग होते हैं। अभी पोर्ट नंबर क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ये समझो एक बार। तो देखो एक एग्ज़ाम्पल है सिस्टम ए। अभी सिस्टम ए और एक है बी। अभी सिस्टम ए रिक्वेस्ट भेजना चाहता है बी को। तो रिक्वेस्ट हमारी जाएगी ना, तो पोर्ट नंबर 443 हैंडल करेगा उस रिक्वेस्ट को। और ये पोर्ट नंबर 3 कब कब हैंडल करेगा, जब यहाँ पर एचटीटीपीएस होगा। लेकिन अगर यहाँ पर एचटीटीपी होता ना, तो पोर्ट नंबर 443 नहीं होता वहाँ पर होता एचटीटीपी के लिए होता है पोर्ट नंबर 80। तो हर सर्विस के लिए अलग-अलग पोर्ट नंबर असाइन करे गए हैं, जो कि इनकी रिक्वेस्ट्स को हैंडल करते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और भी जैसे सर्विसेज़ है जिनकी अलग-अलग पोर्ट नंबर है, जैसे कि एक होता है हमारा एसएमटीपी, आप सबने सुना होगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसकी होते हैं पोर्ट नंबर 25 आई थिंक। और एक होता है एसएसएच सर्विस सेल बोलते हैं आई थिंक इसको, जिसका पोर्ट नंबर आता है 22। और एक होता है हमारा एचटीटीपीएस, तो आपने देख ही लिया। एक होता है हमारा एफटीपी, एफटीपी का पोर्ट नंबर होता है 21। तो इस तरीके से अलग-अलग सर्विसेज़, ये जो है हमारी सभी ये चीज़ें, ये सर्विसेज़ है, और ये इनके पोर्ट नंबर्स है। तो ये पोर्ट नंबर्स क्या करते हैं, सर्विसेज़ को इनकी हैंडल करने का काम करते हैं, जो रिक्वेस्ट है उनको हैंडल करने का काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये डॉक्स ब्लॉक्स क्या होते हैं। तो अब बात करते हैं इस डॉक्स और ब्लॉक्स की। तो ये देखो एक पाथ होता है जो कि आपकी यूआरएल के अंदर होता है। अगर आप किसी फाइल या रिसोर्स को एक्सेस करना चाहते हो, तो ये पाथ है उस यूआरएल का, जो आपके रिसोर्स या लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन होती है। तो इसका मतलब है कि आप पहले डॉक्स में जाओगे अगर आप किसी फ़ाइल को एक्सेस करना चाहते हो, फिर आप उसके बाद में ब्लॉक में जाओगे। मैंने यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट एड्रेस लिखा हुआ है, तो इस डिफ़ॉल्ट एड्रेस का मतलब क्या है, सबसे पहले वेरिएबल, फिर www जो कि हमारा सब डोमेन है, फिर डॉक्स, फिर गूगल, और फिर आपको वो फ़ाइल एक्सेस होती है। अब ये फ़ाइल कोई-सी भी हो सकती है, आइदर ये वीडियो हो सकता है, आइदर ये कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, ये पीडीएफ हो सकती है, या फिर कोई इमेज हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये डिफ़ॉल्ट एड्रेस है उसका। तो आई होप आप इसका भी मतलब समझ गए होंगे। ये जो है ये पाथ है उस रिसोर्सेज़ का, उस यूआरएल का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये फाइल इक्वल्स टू एबीसी क्या है। अब देखो बात करते हैं फाइल डॉट एबीसी की, जो हम यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है फाइल डॉट एबीसी। तो इसमें देखो जो फाइल है ना, ये है हमारा वेरिएबल, और ये जो एबीसी है ना, ये है वैल्यू। जैसे कि हाँ, हमने देखा होगा वैल्यू या नाम हो सकता है, ये कोई वैल्यू या नाम हो सकता है, या फिर कोई नंबर भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कई जगह आईडी इक्वल्स टू 7 होता है। जो आईडी है ना, ये तो वेरिएबल है, और जो 7 है हमने इसको वैल्यू असाइन करी है आईडी को। तो यहाँ पर कोई फाइल होती है, और यहाँ पर उस फाइल का नाम आ जाता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पर कोई वीडियो है मान लो फाइल के तौर पर, और उस वीडियो का यहाँ पर नाम आ गया, जैसे कोई मूवी ले लो, कल की मूवी है। अब यहाँ पर वो फाइल है, यहाँ पर कल की आ जाएगा उसका नाम। तो आई होप अब ये भी समझ गए होंगे। अब जो लास्ट हमारा बचता है वो है ये हैशटैग। अब ये हैशटैग नहीं है, इसको बोलते हैं हम फ्रेगमेंट। तो ये जो हैशटैग है ना यहाँ पर, उसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंट। अभी फ्रेगमेंट क्या होता है, ये पेज की लोकेशन को हैंडल करता है। इसका कोई यहाँ पर काम नहीं है, पर जो पेज आप ओपन करोगे ना, उसका वहाँ पर काम होता है। अगर मान लो यहाँ पर टॉप लिखा हुआ है ना, तो उस टॉप का मतलब होगा कि ये वो आपको टॉप पे ले जाएगा, उस पेज के टॉप पर रिडायरेक्ट करेगा, मतलब सबसे ऊपर ही ऊपर। आप यहाँ पर हैशटैग टॉप लिखा हुआ है, तो सबसे ऊपर ही ऊपर रिडायरेक्ट करेगा आपके वेबसाइट के ऊपर। अब एक बात बताना चाहूँगा आपको, ये तो हमारा यूआरएल हो गया, लेकिन थिंक टू नॉट ये है कि एक फाइल या रिसोर्स होता है ना, वो कभी भी सेम नहीं हो सकता। मान लो कि ये एक यूआरएल है, अब ये कभी भी सेम नहीं होगा। ये यूआरएल मान लो, ये यूआरएल आपको रिडायरेक्ट करता है एक इमेज के ऊपर। अब एक दूसरी इमेज है, उसका यूआरएल कभी भी ऐसा नहीं हो सकता सेम।
अब मान लो यहाँ तक पूरा वो सेम है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। यहाँ पर बी सी हो जाएगा, या फिर बी बी ए हो जाएगा, या फिर बी सी ए हो जाएगा, या फिर ए बी सी ए बी डी हो जाएगा। यहाँ पर कभी भी वो सेम नहीं होगा, जो कि इसका नाम ऑलरेडी डिफाइन करता है। हमने पहले भी देखा है कि इसका नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूनिफॉर्म स्टैंड फॉर कांस्टेंट, मतलब सेम नहीं होगा, मतलब एक एक फाइल के लिए एक ही यूआरएल रह सकता है हमेशा। तो आई होप आप इस वीडियो की मदद से यूआरएल के बारे में जान पाए होंगे। आगे की और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।